जिम में ट्रेडमिल पर चलते चलते वैशाली ने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। फिर मन ही मन अपने रूप रंग और फिगर पर इतराई कि कौन कहेगा वह इस महीने 35 साल की हो गई है। वह चलने की स्पीड बढ़ाते हुए अब लगभग दौड़ने सी लगी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसने सामने शीशे में फिर देखा। करीब 25 साल का नवयुवक वेट उठाते हुए उसे चोरी चोरी देख रहा था। वह थोड़ी देर ट्रेडमिल पर दौड़ी, फिर साइकिलिंग करने लगी। वह लड़का अब ट्रेडमिल पर था। जिम में हर तरफ शीशे लगे थे। शीशे में ही उसकी नजरें कई बार उस लड़के से मिली तो वह अनायास मुस्कुरा दी। उसकी नजरों से शह पाकर वह लड़का भी मुस्कुरा दिया। दोनों अपना अपना वर्कआउट करते रहे। अपनी सोसाइटी के इस जिम में वैसे तो वैशाली शाम को आती थी, पर शाम को जिस दिन किटी पार्टी होती थी वह जिम सुबह आती थी। अपने पति निखिल के ऑफिस और 5 वर्ष के बेटे राहुल को स्कूल भेजने के बाद वह आज सुबह 9 बजे ही जिम आ गई थी। वैशाली ने उस लड़के से आंख मिचौली करते हुए खुद को एक नव युवती सा महसूस किया। घर आकर जब तक वह फ्रेश हुई, उसकी मेड किरण आ गई। फिर वह काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन वैशाली निखिल और राहुल के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक जिम वाला लड़का ध्यान आ गया कि कहीं देखा तो है उसे, कहाँ याद नहीं आया होगा। इसी सोसाइटी का कहीं आते जाते देखा होगा। फिर सोचा वह लड़का तो सुबह ही होगा, जिम में शाम को तो दिखेगा नहीं। उस लड़के की तरफ वह पहली नजर में ही आकर्षित हो गई थी। स्मार्ट, हैंडसम लड़का था। वह अपना मन उससे हटा नहीं पा रही थी और निखिल और राहुल के जाने के बाद जिम के लिए तैयार हो गई। 9 बज रहे थे। जाकर देखा वह लड़का आ चुका था। वैशाली उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह भी मुस्कुरा दिया। रोज की तरह दोनों अपनी अपनी एक्सरसाइज करते रहे। एक दूसरे से जब भी नजरें मिली मुस्कुराते रहे। कोई बात नहीं हुई। हफ्ता यही रूटीन चलता रहा। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। वैशाली बहुत खूबसूरत थी। फिगर की उचित देखरेख से बहुत यंग दिखती थी। एक दिन वह लड़का वैशाली के जिम से निकलने पर साथ साथ चलता हुआ अपना परिचय देने लगा। मैं विनय हूँ, अभी अभी एक कंपनी में जॉब शुरू की है। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वैशाली। विनय बोला, मैं जानता हूँ, आप मेरे सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती हैं। वैशाली चौंकी। आपको कैसे पता? मैं आपकी सहेली रेनू का देवर हूँ। आपको मैंने 1-2 बार अपने घर पर देखा भी है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपके बेटे राहुल की मेरी भाभी कभी कभी ड्राइंग में हेल्प करती है। वैशाली हंस दी। हाँ, रेनू की ड्राइंग अच्छी है। कई बार चार्ट बनाने में रेनू ने उसकी हेल्प की है। दोनों बातें करते करते अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। वैशाली घर आकर भी विनय के ख्यालों में डूबी रही। कितनी अच्छी स्माइल है, कितना स्मार्ट है और मुझ जैसी एक बेटी की माँ को पसंद करता है। यह उसकी आंखों से साफ महसूस होता है। विनय को भी वैशाली अच्छी लगी थी। कहीं से एक बच्चे की माँ नहीं लगती। जिम में वर्कआउट करते हुए तो एक कॉलेज गोइंग गर्ल ही लगती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। अब वैशाली शाम की जगह सुबह 9 बजे ही जिम जाने लगी थी। वहां अब मुख्य आकर्षण विनय ही था। यही हाल विनय का भी था। पहले वह कभी कभार जिम से छुट्टी भी कर लेता था, पर जब से वैशाली से दोस्ती हुई थी, उसे देखने के चक्कर में कतई छुट्टी नहीं करता था।
और अब तो दोनों के मोबाइल फोन के नंबरों का भी आदान प्रदान हो चुका था। सोमवार को जिम बंद रहता था। उस दिन दोनों बेचैनी से एक दूसरे से फोन पर बात करते। निखिल अपनी पत्नी की हरकतों से अनजान अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों को हंसी खुशी निभाने वाले एक सभ्य पुरुष थे। वैशाली के जोर देने पर विनय अब वैशाली जी की जगह वैशाली पर आ गया था। 2 साल पहले ही निखिल का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हुआ था, पर उन्हें अक्सर किसी न किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता रहता था। एक दिन निखिल 3-4 दिनों के लिए दिल्ली गए तो वैशाली ने राहुल के स्कूल जाने के बाद विनय को घर बुलाया। जिम से दोनों ने छुट्टी कर पहली बार अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। विनय पहली बार वैशाली के घर आया था। दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध भी बन गए। विनय ने कहा, सॉरी वैशाली, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं विनय, बस अब मेरा साथ कभी न छोड़ना। पर वैशाली, तुम्हारे पति को कभी भनक लग गई तो? नहीं नहीं, यह नहीं होना चाहिए। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत संभल कर रहना होगा। वैसे भी महानगरों में कौन क्या कर रहा है, इस बात से किसी को मतलब नहीं होता है। और फिर किसी के पास समय ही कहाँ होता है। उसके बाद दोनों अक्सर अकेले में मिलते रहते थे। वैशाली तन मन से विनय के प्यार में डूबी थी। विनय अक्सर ऑफिस से हाफ डे लेता था। दोनों के संबंधों के 6 महीने कब बीत गए दोनों को ही पता न चला। वैशाली मशीनी ढंग से अपनी घर की जिम्मेदारी पूरी करती और विनय के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन वैशाली किट्टी पार्टी में गई थी। वहां रेनू भी थी। रेनू ने उत्साहपूर्ण स्वर में सबको बताया, बहुत जल्दी एक गुड न्यूज दूंगी तुम लोगों को। सब पूछने लगी, जल्दी बताओ रेनू। रेनू हंसी, अभी नहीं, डेट तो पक्की होने दो। अनीता ने पूछा, कैसी डेट? बता ना। विनय के लिए लड़की दिखी है, सबको पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, बस शादी की डेट फिक्स करनी बाकी है। वैशाली को गहरा झटका लगा। क्या, विनय के लिए? हाँ भाई, अब तो अच्छी खासी जॉब कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। रेखा ने पूछा, वैसे तो आजकल लड़के खुद ही लड़की पसंद कर लेते हैं, उसने कोई लड़की खुद नहीं पसंद की? नहीं भाई, मेरा देवर तो बहुत ही प्यारा है। माँ पिताजी ने कई बार पूछा, उसने हमेशा यही कहा, आप लोग जहां कहोगे मैं कर लूंगा। वैशाली ने अपनी कांपती आवाज पर नियंत्रण रखते हुए पूछा, उसने हाँ कर दी है? और क्या? वैशाली ने फिर पूछा, उसने देख ली लड़की? हाँ भाई, हम सब गए थे लड़की के घर, सब तय हो गया है, बस डेट फिक्स करनी है। 2-3 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। वैशाली के दिल पर गहरी चोट लगी। वह मन ही मन फुफकार रही थी। फिर कुछ जरूरी काम है कहकर वह किट्टी पार्टी से उठकर बाहर निकल आई और फिर तुरंत विनय को फोन मिलाया। मुझे तुमसे मिलना है विनय, अभी इसी वक्त। कल जिम में मिलते हैं ना? सुबह? नहीं, अभी, फौरन मुझसे मिलो। क्या हुआ? अभी मुश्किल है, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, जिम में सुबह मिलते हैं। रात वैशाली ने जैसे जाग कर गुजारी, एक पल भी उसे नींद नहीं आई। निखिल ने उसे बेचैन सा देखा तो कई बार उसका माथा सहलाया। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही, कहकर वह मन ही मन छटपटाती रही। पति के स्नेहिल स्पर्श से भी उसे चैन नहीं मिला। जिस विनय के प्यार में रात दिन डूबकर उसे अपना सब कुछ सौंप दिया और उसने उसे कुछ बताया भी नहीं। इतना बड़ा धोखा। सुबह निखिल और राहुल के जाते ही वैशाली जिम पहुंच गई।
वहां अकेले एक कोने में पहुंचकर वैशाली घुर्रा पड़ी। यह क्या सुना मैंने कल? तुम विवाह कर रहे हो? हाँ, मैं बताने वाला था पर मौका नहीं मिला, फिर मैं भूल गया। सॉरी। तुम्हें शर्म नहीं आई विवाह के लिए हाँ कहते हुए? शर्म कैसी वैशाली? हमारे बीच जो संबंध है उसके बाद भी यह पूछ रहे हो? धोखा दे रहे हो मुझे। वैशाली का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आते जाते लोगों की नजरें उन पर न पड़े, यह सोचकर विनय ने कहा, अभी मैं तुम्हारे घर आता हूँ, वहीं बात करते हैं। यहाँ ठीक नहीं रहेगा। वैशाली उसी समय घर चली गई। विनय भी थोड़ी देर में पहुंच गया। बोला, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम किसी से विवाह करने की सोच भी कैसे सकते हो? हमारा जो रिश्ता है, विनय ने बीच में ही बात काटी, हमारा जो रिश्ता है वह रहेगा ना। परेशान क्यों हो? कैसे रहेगा? कल तुम्हारी पत्नी होगी, कैसे रहेगा रिश्ता? तुम्हारे भी तो पति हैं। तुमने रखा ना मुझसे रिश्ता? नहीं, मैं यह नहीं सहन करूंगी। तुम शादी नहीं कर सकते किसी से। यह तो गलत बात कर रही हो तुम। नहीं, तुम सोचना भी मत यह, वरना। विनय को भी गुस्सा आ गया। धमकी दे रही हो? मेरा परिवार है, माता पिता हैं, वे जहां कहेंगे मैं विवाह करूंगा। वैशाली जैसे फुफकार उठी। मैं देखती हूँ कैसे मेरे साथ रंग रंगलियां मनाकर तुम कहीं और रिश्ता जोड़ते हो। विनय उसे शांत करने की कोशिश में खुद को असफल होता देख बोला, अभी मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। जिम नहीं जाएंगे, यहीं बैठकर बात करेंगे। दिन में कई बार वैशाली ने विनय को फोन पर बुरा भला कहा, उसे धमकी दी। पूरा दिन विनय को वैशाली के बिगड़े तेवर परेशान करते रहे। वैशाली का रौद्र रूप, उसका धमकी देना उसे बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता रहा। विनय बहुत तेज दिमाग का लड़का था। वह पूरी स्थिति को अच्छी तरह सोचता समझता रहा। पहले की मोहिनी गर्विता सुंदरी वैशाली एक घायल नागिन की तरफ फुफकारती विनय को अपना नया रूप दिखा गई थी। अगले दिन विनय वैशाली से मिलने नहीं जा पाया। उसे ऑफिस जल्दी जाना था। वैशाली फोन पर चिल्लाती रही। शाम को विनय घर पहुंचा तो हंसी खुशी का माहौल था। अगले महीने की डेट फिक्स हो चुकी थी। 10 दिन बाद सगाई थी। विनय को वैशाली का क्रोधित रूप याद आता रहा। वह मन ही मन बहुत परेशान था। अगली सुबह विनय ने वैशाली के फ्लैट की डोरबेल बजाई। उतरा मुंह लिए वैशाली ने दरवाजा खोला। विनय को दुख हुआ, अब कुछ भी हो रहा हो, दोनों ने इससे पहले काफी समय प्यार भरा बिताया था। उसने वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, क्यों टेंशन में हो? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, हम मिलते रहेंगे। नहीं, तुम विवाह के लिए मना कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी को सहन नहीं करूंगी। क्यों? मैंने कभी तुम्हारे पति को कुछ कहा है? वैशाली घुर्राई, वह सब मैं नहीं जानती। तुमने विवाह किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनय चुपचाप पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। 10 दिन बाद सगाई है मेरी। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे विवाह करते हो तुम। क्या करोगी? मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अभी इसी समय चिल्लाऊंगी, बदनाम कर दूंगी तुम्हें। इतने दिन मेरे साथ मौज मस्ती कर तुम आराम से किसी और के साथ घर नहीं बसा सकते। वैशाली गुस्से में चिल्लाई जा रही थी। अचानक विनय ने कहा, ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ और तुम्हें नेक सलाह देना चाहता हूँ। कोई गलत हरकत करने की स्थिति में तुम नहीं हो, इसलिए मेरे बारे में कुछ गलत कहने करने की सोचना भी मत। मतलब क्या कर लोगे? चाहता तो नहीं था यह सब, पर तुम्हारी धमकियां और गुस्सा
यह सब करने पर मजबूर कर गया। लो सुनो, कहकर विनय ने पैंट की जेब से अपना फोन निकाला और बटन ऑन करते ही वैशाली की गुस्से से भरी आवाज कमरे में गूंज गई। इतने दिन मेरे साथ मौज मस्ती। यह सुनते ही वैशाली के चेहरे का रंग उड़ गया। विनय कह रहा था, यह सब मैं करना नहीं चाहता था, पर अगर तुमने मुझे बदनाम किया तो तुम्हारे पति भी यह सुनेंगे। जो भी हमारे बीच हुआ, अच्छा बुरा, उसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूं। दोस्त बनकर हम हमेशा साथ रह सकते थे, पर तुमने धमकियां दे देकर इसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और फिर विनय चला गया। वैशाली चोट खाई नागिन की तरह उसे जाते देख फुफकारती रह गई। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके।